हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका 2 लेक्चर हो गया। आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि डीएनए क्या है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, कैसे बना है, डिफरेंस बताया था कि डीएनए आरएनए में है क्या डिफरेंस। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है किस तरीके से बनते हैं। इसके बाद मैंने सेंट्रल डोग्मा बताया, फिर बताया कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। यहाँ तक मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया था। लेक्चर 2 में मैंने स्टार्ट किया था रिसर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि उस टाइम पे क्या चल रहा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उसके बारे में देखा। ठीक है, सबके अपने अपने हाइपोथेसिस थे, सबका एक्सपेरिमेंट था। फिर बाद में पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। डीएनए आरएनए में क्या देखा गया, डिफरेंस देखा गया, क्यों डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल माना गया, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। और साथ में ये भी बताया है कि आरएनए कैसे है, मतलब सबसे पहले आरएनए था या डीएनए था। मीन्स हमने आरएनए वर्ड के बारे में डिस्कशन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन, कि रेप्लिकेशन होता क्या है। नाम से लग रहा है रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, रेप्लिका। इसका रेप्लिका मीन्स किसकी कॉपी। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, सेम की कॉपी बनाना। ठीक है, या बोल सकते हैं जेरोक्स। अब आगे देखते हैं, रेप्लिकेशन को पढ़ते हैं। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. ठीक है, जब डीएनए का डबल हेलिक स्ट्रक्चर दोनों लोग को मिल गया, वॉटसन एंड क्रिक को। ठीक है, इन्हीं लोगों ने, ये दोनों लोगों ने ही बताया कि जो डीएनए है वो कैसा हेलिक्स के फॉर्म में है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, राइट हैंड फैशन में चलेगा। मीन्स राइट हैंड की डायरेक्शन में ही क्या होगा, उनका हेलिक्स बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो खुद की कॉपी बना सकता है, अपने जैसे और दूसरा डीएनए बना सकता है, मीन्स रेप्लिकेशन कर सकता है। टू कोड दियर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इट्स फॉलो। उन्होंने उस टाइम पे जो कोड बोले थे, अब देखिए उनके स्टेटमेंट क्या थे। इट हैज़ नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggested a possible copying mechanism for genetic material Watson and Crick in 1953। उन्होंने जब डीएनए को देखा अच्छे से, डबल हेलिक स्ट्रक्चर भी बताया कि कैसे है, यहाँ पे कौन बेस पेयर प्रेजेंट है, किनका किससे बॉन्डिंग है, सब कुछ उन्होंने बता दिया जब, तो उनसे रहा नहीं गया। बोल सकते कि उन्होंने उस टाइम नोटिस किया कि जो डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें एक खास बात ये भी है कि ये अपने जैसे कॉपी बना सकता है, मीन्स अपने जैसे रेप्लिका बना रहा है। जो डीएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, देखिए यहाँ पे ये कभी एक ही डीएनए रहा होगा, मीन्स डबल हेलिक्स, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके स्ट्रैंड अलग होकर दूसरे स्ट्रैंड बनाने स्टार्ट कर दिए। मीन्स यहाँ पे एक रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ, बीच में ये इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो गई। अब यहाँ से एक दूसरे स्ट्रैंड, इस देखिए यहाँ पे एक दूसरे स्ट्रैंड नया बन रहा, मतलब कि डीएनए खुद अपने जैसे दूसरे डीएनए बना सकता है। बोल सकते हैं कि जो डीएनए है, ठीक है, वो डबल हेलिक्स है, मतलब कि 2 स्ट्रैंड उसमें प्रेजेंट है और दोनों स्ट्रैंड खुद टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं और अपने जैसे नए, बोल सकते हैं पेरेंटल डीएनए की तरह काम कर रहे हैं, अपने जैसे डॉटर डीएनए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक डीएनए था पहले। ठीक है, अब ये क्या, उनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से अब एक दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। मतलब कि जो डीएनए है इसके दोनों ही टेम्पलेट क्या करेंगे, पेरेंटल डीएनए की तरह काम करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये नया डीएनए या फिर डॉटर डीएनए बनाएंगे। वॉटसन क्रिक मॉडल फॉर द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि आधा डीएनए बन रहा है, मीन्स कि जो इसके डबल हेलिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कि एक यहाँ पे बन रहा है स्ट्रैंड, दूसरा यहाँ पे बना रहा है, कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। आगे चलते हैं। The scheme suggested that 2 strands would separated and act as a template for synthesis of new complementary strand। ये जो उनकी स्कीम थी, इसने सजेस्ट किया कि जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, अपनी जैसे कॉपीज बना रहा है, अपनी जैसे रेप्लिका कर रहा है। ठीक है, इसमें दोनों ही स्ट्रैंड, जो डबल हेलिक मॉडल है उसमें क्या है, 2 स्ट्रैंड है। अब दोनों ही स्ट्रैंड जो डीएनए के हैं वो क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब ये है कि वो अपने जैसे सेम इसी का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकते हैं। चारगाफ रूल में क्या है कि अगर एडेनिन जहाँ प्रेजेंट होगा वो डबल बॉन्ड थायमिन के साथ बनाएगा, मीन्स हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा। साइटोसिन जहाँ है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ग्वानिन के साथ। तो मतलब कि ये है कि जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए स्ट्रक्चर के, वो दोनों ही क्या करेंगे, अपना कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा एक नया सिंथेसिस कर देंगे डीएनए। ठीक है, यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव बोला गया, और दोनों ही स्ट्रैंड काम करेंगे टेम्पलेट की तरह डीएनए का। After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand। ठीक है, जब पूरी तरीके से रेप्लिकेशन हो जाता है डीएनए स्ट्रैंड में, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, तो देखने को मिलता है कि एक क्या होगा, पेरेंटल डीएनए होगा, मिस एक पुराने वाले डीएनए का स्ट्रैंड होगा, एक जो नया बना है हम बोल सकते हैं डॉटर डीएनए वो होगा। ठीक है,
दिस स्कीम वॉज टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसी स्कीम को उन्होंने कहा ये सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब आधा पुराने वाले का पार्ट रहेगा, एक स्ट्रैंड पुराना वाला डीएनए का रहेगा, एक जो नया उसने बनाया है वो रहेगा। मीन्स कि हाफ पार्ट जो होगा डीएनए स्ट्रैंड का पैरेंटल होगा, हाफ जो होगा जो डॉटर डीएनए उसने बनाया है। आगे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, जो ये पिंक पार्ट है ये क्या है, हम बोल सकते हैं पैरेंटल डीएनए या बोल सकते हैं पुराना डीएनए है। ठीक है, जिसका हमको क्या करना है, रेप्लिकेशन कराना है। तो ये क्या है, पिंक वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनकी ब्रेक की गई है। यहाँ पे अभी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा एंजाइम आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेगा, कैसे होगा रेप्लिकेशन, हम लोग अभी अच्छे से आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि ये पुराना वाला था, मीन्स हम बोल सकते हैं पेरेंटल डीएनए। इसका दोनों ही स्ट्रैंड क्या करेगा, अपने जैसे एक नया सिंथेसिस करेगा स्ट्रैंड। ठीक है, मीन्स कि अब यहाँ पे खुद ही क्या करेंगे, डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये वाला स्ट्रैंड देखिए यहाँ पे आया, ये वाला दूसरा इसका हो गया। अब यहाँ पे जो सिंथेसिस करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, वो नया यहाँ पे सिंथेसिस करेगा डीएनए। मीन्स ये सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जो 50% पार्ट किसका रहेगा, पेरेंटल डीएनए या पुराना डीएनए का, और जो 50% रहेगा वो नया वाला डीएनए जो उसने सिंथेसिस किया है डॉटर डीएनए का। ठीक है, इसी वजह से इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। आगे चलते हैं, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया गया कि सच में ये जो डीएनए होते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटली। अब ये इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब कि सच बात है कि वो पेरेंट्स वाला जो पेरेंटल डीएनए उसका हाफ पार्ट होगा और उसने नया डीएनए अपने जैसे एक दूसरा स्ट्रैंड बना लिया है। और दोनों ही जो डीएनए की जो पेरेंटल डीएनए थी, या बोल सकते हैं जो पुराना डीएनए था, उसका दोनों ही स्ट्रैंड क्या काम करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ठीक है, it is sown first in the Escherichia coli and subsequently in the higher organisms such as a plant and human cell। सबसे पहले किसमें इसमें प्रूफ किया गया, ई कोलाई में देखा गया। ठीक है, हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स में देखा गया। कब देखा गया, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा गया, किसमें, ई कोलाई में देखा गया। फिर इसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म में देखा गया, जैसे प्लांट अभी दिया होगा यहाँ पे, एक है प्लांट का नाम जिसका नाम है फेबावीन। ठीक है, उसमें हुआ है। इसके अलावा ह्यूमन के जो सेल हैं उसमें भी देखा गया है कि डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मोड करके रेप्लिकेशन करता है। अब आगे देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, मैथ्यूस मेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। ठीक है, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैथ्यू मेल्सन, दूसरे का नाम है फ्रैंकलिन स्टार्क। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे काम किया, ई कोलाई पे काम किया। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स पे काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं। कब किया, 1958 में। अब देखिए क्या किया है, पहला, दे ग्रो ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनिकल क्लोराइड। यहाँ पे N15, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन 15 लिया है। N15 इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। हैवी आइसोटोप का मतलब ये होगा कि इनका जो वेट होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर N14 वाला होगा तो वो कम होगा, और N15 वाला जब भी प्रेजेंट होगा इनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा होगा इन आइसोटोप का। ठीक है, एज द ओनली द नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। ठीक है, इसको क्या किया उन्होंने, ई कोलाई जो था उसको ग्रो कराया। मान लीजिए ऐसे उन्होंने रखा होगा लैब में अपना, ठीक है, वेसल, इसमें क्या वो मीडियम बनाया, अमोनिकल क्लोराइड इसमें डाला, वो भी इसमें N15 वाला नाइट्रोजन था। ये हैवी आइसोटोप है। ठीक है, रेडियो एक्टिव मत सोच लेना, ये हैवी आइसोटोप है। मीन्स ये नाइट्रोजन जो होगा इसके कई आइसोटोप होंगे, लेकिन ये भारी वाला है। ठीक है, जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे क्या करा है, ई कोलाई को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। ये बैक्टीरिया है, हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो डिवाइड करता रहता है, उसको बस खाने के लिए चाहिए, अपने आप को डिवीजन करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन सोर्स होगा ई कोलाई के लिए कहाँ से आएगा, उसके मीडियम जो अमोनिकल क्लोराइड है यहाँ से आएगा। The result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compound। रिजल्ट ये आया कि जो N15 था, मीन्स नाइट्रोजन जो 15 वाला आइसोटोप जो प्रेजेंट था, ये भी क्या कर रहा है, डीएनए बनने में हेल्प कर रहा है। मतलब कि इसका भी पार्ट आ रहा है जब डीएनए सिंथेसिस हो रही है ई कोलाई के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं, दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन द सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। Please note that the nitrogen 15 is not a radioactive isotope, but it can be separation from the nitrogen 14 only based on the density। ठीक है, क्या होगा, पहले इन्होंने क्या लिया था कि जो मीडियम होगा उसमें अमोनिकल क्लोराइड जो होगा यहाँ पे N15 वाले आइसोटोप होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के। ई कोलाई ग्रो कराया, तो इसमें जब ई कोलाई ने अपना रेप्लिकेशन किया होगा डीएनए का, तो उसमें देखा होगा कि ये भी पार्ट ले रहा है। फिर उन्होंने दूसरा मीडियम रखा जिसमें क्या रखा होगा, अमोनिकल क्लोराइड ही रहा होगा, बस यहाँ पे नाइट्रोजन 14 वाला आइसोटोप रखा। ठीक है, दोनों अलग अलग किया। फिर यहाँ पे देखा होगा कि जो ई कोलाई जब अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, यही नाइट्रोजन 14 भी जाके मतलब वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहा है। इसके बाद अब दोनों में क्या करना है कि डिफरेंसेस निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन करना।
सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से होता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो नीचे बैठ जाएगा, बॉटम पे रहेगा। जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर रह जाएगा। जैसे हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो F होता है, इसको बोल सकते हैं mR⍵²। यही फोर्स का फॉर्मूला होता है ना। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, हम बोल सकते हैं जब मास ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ज़्यादा है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। हम देखेंगे अगर इसे टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो जो बोल सकते हैं जिसका वेट ज़्यादा है या फिर जिसका मास ज़्यादा है वो क्या होगा, नीचे होगा बॉटम में, और जिसका वेट कम है ऊपर होगा। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे हम लोग डेंसिटी से मेजर करते हैं। और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, सीजियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे। याद रहे जो नाइट्रोजन 15 है कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये सिर्फ हैवी आइसोटोप है। ठीक है, मतलब इसका वेट ज़्यादा है, रेडियो एक्टिव नहीं है ये। आगे चलते हैं। सेकेंड में क्या है, देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम विथ नॉर्मल अमोनिकल क्लोराइड एंड टुक द सैंपल एट वेरियस डिफरेंट टाइम इंटरवल एज द सेल मल्टीप्लाई एंड एक्सट्रैक्ट द डीएनए दैट रिमेन एज द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ से निकाला, ठीक है, जो डीएनए बने यहाँ से जब उन्होंने निकाला, इसको कहाँ फिर रख दिया, फिर से लेके जाके रख दिया अमोनिकल क्लोराइड, वो भी 14 वाला जो लाइट वाला था, जिसकी नाइट्रोजन जो आइसोटोप है हैवी वाला नहीं, ये लाइट वाला है। ठीक है, तो इसमें रखा। तो अब देखिए यहाँ पे भी डीएनए क्या होगा, डबल हेलिक्स के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो नाइट्रोजन 14 वाला है ये इनकॉर्पोरेट करेगा किसमें, रेप्लिकेशन में। आगे देखते हैं, द वेरियस सैंपल वे आर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन द सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द डीएनए। ठीक है, ऐसे बहुत बार किया, कभी नाइट्रोजन 14 में रख दिया, कभी नाइट्रोजन 15 में रख दिया। ये 14-15 क्या आइसोटोप है। ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं, ये सिर्फ हैवी आइसोटोप है या लाइट आइसोटोप है, ये बोल सकते हैं वेट के हिसाब से। ठीक है, ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट किया इंडिपेंडेंटली। इन्होंने फिर क्या किया, सीजियम क्लोराइड के अंदर रखा। तो इन्होंने मेजर किया कि डीएनए का वेट किस में ज़्यादा है किस में कम है। मीन्स डेंसिटी के हिसाब से इन्होंने बताया कि हाँ नाइट्रोजन 15 रखने से क्या हो रहा है कि जो डीएनए का जो वेट है या बोल सकते हैं जो मास है वो ज़्यादा है तो वो बॉटम में है, और जिसका वेट कम है लाइट है वो क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा। तो अब देखिए, कैन यू रिकॉल वॉट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने बताया F इक्वल टू क्या होता है, mR⍵²। ठीक है, ये होता है। एंड थिंक वाई द मॉलिक्यूल विथ हायर मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर। क्यों, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होगा ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, वो तुरंत नीचे आएगा। जिसका मास कम होगा वो धीरे धीरे आएगा, बट आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा F इक्वल टू होगा mR⍵²। मास जिसका ज़्यादा होगा ग्रेविटी उसको जल्दी नीचे खींचेगी। ठीक है, हम ये भी जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ठीक है, मास ज़्यादा हो गया तो ग्रेविटी उसको ज़्यादा खींचेगी तो वो नीचे जल्दी से बॉटम में बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जब हैवी आइसोटोप था, जब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नीचे रहेगा, लगाएगा सब पे लगाएगा वेट पे, लेकिन जिसका मास ज़्यादा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैवी आइसोटोप जो नाइट्रोजन के हैं, हाइब्रिड वाले बोल सकते हैं कि हैवी आइसोटोप से थोड़ा सा आगे रहेंगे, मीन्स बीच में रहेंगे। ठीक है, जब सेकेंड जनरेशन की बात की गई है तो यहाँ पे जो हैवी आइसोटोप होंगे वो तो कहीं होंगे नहीं प्योर फॉर्म में। यहाँ पे तो 50% लाइट वाले बन रहे हैं, 50% हाइब्रिड बन रहे हैं। तो जो 50% हाइब्रिड वाले होंगे ये यहाँ प्रेजेंट है, जो लाइट वाले होंगे और आगे प्रेजेंट होंगे। तो इसको कैसे सेपरेट किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन करके। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या यूज़ किया गया, सीजियम क्लोराइड यूज़ किया गया, जिसमें क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत अच्छा रोल होता है कि जिसका वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बोल सकते हैं या टेस्ट ट्यूब है बोल सकते हैं, उसको नीचे मेजर करेंगे, मीन्स वो बॉटम पे रहेगा। जैसे ये वाला कहाँ पे, एकदम बॉटम पे है, हाइब्रिड वाला बीच में है, लाइट वाला इसमें पाया गया तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़ा सा आगे प्रेजेंट है, मतलब इसका वेट कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 15-15 वाले पूरे आइसोटोप है हैवी वाले, इसमें 14-15 वाले हैं, इसमें पूरे 14-14 वाले में से लाइट वाला है। तो इसके बिहाफ पे ये देखा गया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब आगे चलते हैं। Thus, the DNA was extracted from the culture one generation after the transfer of from nitrogen 15 isotope to nitrogen 14 medium. That is, after the 20 minutes, E. coli divide in the 20 minutes had a hybrid or intermediate density. ठीक है, जो यहाँ पे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, कहाँ से निकाला गया, ई कोलाई से निकाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया यही वाला जो है ये डीएनए को निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया है ई कोलाई से। पहले इसको कहाँ रख दिया गया था, ये पहले वाले स्टेप में क्या है कि ई कोलाई को ग्रो कराते हैं अमोनिकल क्लोराइड में। ठीक है, वो भी यहाँ पे कौन है, हैवी वाला आइसोटोप है नाइट्रोजन का, वहाँ ग्रो कराया। जब उसने बोल सकते हैं डीएनए जब बनाया तो उसके डीएनए में क्या है, N15 वाले हैं आइसोटोप। ठीक है, अब उसको निकाल दिया गया। अब उसको निकाल के उसको फिर से कहाँ ग्रो कराया गया, इसको ग्रो कराया गया है N14 वाले कल्चर में।
ठीक है, तभी तो वो ये लाइट वाला बना रहा है। अगर ये 15 वाले कल्चर में ग्रो कराते तो जितने स्ट्रैंड थे अपना फिर से वही ग्रो करते, मतलब कि सेम यही बनता, प्योर वाले आइसोटोप वाले बनते। ठीक है, 15 वाले। यहाँ पे देखिए ये N15 वाले कल्चर में ग्रो कराया गया इकोलाई को, तो जो उसका डीएनए बना उसमें कौन आए, N15 वाले आए। लेकिन जब उसको N14 वाले कल्चर में ग्रो कराया गया तो यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड 15 का था, अब कल्चर बदल दिया गया, N14 वाले आ गए अमोनिकल क्लोराइड के। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट बनेगा, फिर से वही लाइट वाला ही रखा गया है, तो इसकी वजह से आगे बन रहे हैं। मतलब कि ये है कि पहले अगर ये यहाँ पे अगर हम लोग नाइट्रोजन 15 में रखे हैं, मीन्स अमोनिकल क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो हैवी आइसोटोप वाले में जब रखे हैं तो पूरा नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप वाले से बन रहा है। लेकिन जैसे हमने कल्चर बदला तो यहाँ पे हाइब्रिड बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि हैवी आइसोटोप थे वो नहीं रहे। लेकिन अगर हम लोग कल्चर नहीं बदलते तो फिर क्या होता, जो डीएनए बन रहा है ऐसे ही बनता, सेम यही N15 वाले आइसोटोप के डीएनए बनते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, कल्चर को बदल दिया, N14 वाले आइसोटोप को रखा, मीन्स जो लाइट वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप है उसमें ग्रो कराई इकोलाई को, तो देखा कि वो 15 से 15 नहीं बना रहे, ये 14 वाले को सिंथेसिस कर रहे हैं, मीन्स की सेमी कंजर्वेटिव है। फिर ये N14 वाले आइसोटोप को यहाँ पे रखा, मीन्स की जो अमोनिकल क्लोराइड था वहाँ पे लाइट वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बना। आगे चलते हैं। DNA extract from the culture after another generation, that is after 14 minutes of the second generation, was composed of equal amount of its hybrid DNA and of the light DNA। यहाँ पे यही लिखा गया है कि फिर सेकेंड जनरेशन में देखा गया, या बोल सकते 40 मिनट बाद टोटल के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया गया, डीएनए को निकाला गया, तो देखा गया 50% हाइब्रिड बचे और 50% लाइट। यहाँ पे ये जहाँ से निकाला गया, इकोलाई को पहले ग्रो कहाँ कराया गया है, अमोनिकल क्लोराइड में, जो कि नाइट्रोजन 15 वाले थे। उसका क्या कराया गया, डीएनए निकाल के फिर से इसको ग्रो कहाँ कराया गया, फिर वही इकोलाई को ग्रो करा दिए हैं, कहाँ पे, अमोनिकल क्लोराइड में ही कराए हैं, बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन है लाइट आइसोटोप वाला है। यहाँ पे भी कौन सा है, N14 वाले ही, मीन्स अमोनिकल क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो लाइट आइसोटोप के हैं। जब सेकेंड जनरेशन में देखा गया, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, तो देखा गया कि 50% के पास क्या है, हाइब्रिड है, और 50% के पास क्या है, लाइट वाले जो नाइट्रोजन के आइसोटोप है वो प्रेजेंट है। आगे देखते हैं। If E. coli was allowed to grow from the 80 minute, अब 80 मिनट के लिए देखा जाए, then what would be the proportion of the light hybrid density of the DNA molecule? तब आगे क्या इनकी बोल सकते हैं कि क्या रेशियो रहेगा। ठीक है, ये 40 मिनट हो गया, आगे जाएंगे 60 मिनट की काम करेंगे, 60 के बाद ये वाले पूरे इधर बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 इसका बनेगा, अपना स्टैंड करेंगे, ये 3 ये 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए, मतलब कि 6 यहाँ पे कौन हो गए, लाइट वाले बन गए। 1 2, तो ये भी क्या बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे 2, मतलब कि लाइट वाले 6 × 2 मीन्स 3:1। हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट बाद मीन्स 20 मिनट और आगे चलेंगे, 60 मिनट पे क्या देखने को मिलेगा आपको रेशियो, कि जो 3 होंगे, रेशियो के फॉर्म में देखते हैं अगर, जो 3:1, 3 रेशियो का मतलब यहाँ पे जो 3 होंगे कैसे होंगे, लाइट वाले होंगे डीएनए, और 1 रेशियो क्या होगा, बोल सकते हैं कि 1 जो पार्ट होगा वो होगा हाइब्रिड वाला, मीन्स के 75% 60 मिनट में। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन की बात कर रही हूँ, मैं 80 मिनट का नहीं बता रही हूँ, मैं थर्ड जनरेशन की बात कर रही हूँ। 60 मिनट में 75% लाइट वाले बनेंगे, और यहाँ पे बोल सकते हैं 25% जो होंगे हाइब्रिड बनेंगे, इतना हुआ। फिर आगे का जो जनरेशन होगा उसको करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 12.5% क्या होंगे, हाइब्रिड बचेंगे, बाकी के जो 87.5% होंगे ये बचेंगे, मीन्स लाइट वाले बचेंगे। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव थायमिडीन। अब तक हमने क्या लिया था, हैवी आइसोटोप पे काम लिया था, उससे काम कराया था। अब देखिए एक दूसरा सिमिलर एक्सपेरिमेंट और किया गया, क्या पता लगाने के लिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, उसके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो अब दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या लिया गया, रेडियो एक्टिव थायमिडीन। थायमिडीन क्या है, ये तो नाइट्रोजन बेस्ड तो है नहीं, थायमिन होना चाहिए था, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, याद रखना। तो रेडियो एक्टिव थायमिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसिस डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड इन वेना फावा या फावा बीन्स कहते हैं बाय टेलर एंड द कलीग इन
1958। ठीक है, क्या हुआ, अब तक इन्होंने दो लोगों ने काम किया था, कौन, मैथिस मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाफ। इन्होंने किस पे काम किया, प्रोकैरियोट्स पे काम किया, मॉलिक्यूलर लेवल पे काम किया। ठीक है, ई कोलाई पे काम किया, कब, 1958 में। इन्होंने इससे प्रूव किया। फिर एक सिमिलर ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ, किसने किया है, टेलर और उनके कलीग लोग, या बोल सकते हैं उनके टीममेट, उनके फ्रेंड लोग ने कब किया, 1958 में किया, सेम ईयर में किया। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, उन्होंने क्या लिया था, रेडियो एक्टिव नहीं, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N50 लिया था। लेकिन इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया है। याद रहना चाहिए, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है, मीन्स न्यूक्लियोसाइड है ये। ठीक है, किस पे काम किया, इन्होंने काम किया एक प्लांट पे जिसका नाम है फिसिया फावा। ठीक है, जिसको फावा बीन्स कहते हैं। इन्होंने इस पे काम किया है, इससे इन्होंने पता लगाया, डिटेक्ट किया, इससे पता लगाया कि जो डीएनए वो सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन अ क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेट इन द सेमी कंजर्वेटली। ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूफ करके बताया कि डीएनए क्या है, जो उसके क्रोमोसोम है वो क्या है, रेप्लिकेट करते हैं। ये बात सच है, रेप्लिकेट करते हैं, बट वो सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि 50% जो स्टैंड होगा या हाफ स्टैंड जो होगा पेरेंटल डीएनए को होगा, हाफ स्टैंड जो होगा नया सिंथेसिस होगा वो डॉटर डीएनए है। ठीक है, तो इसी को प्रूव करने के लिए इन्होंने काम किया है। अब आगे चलते हैं, द मशीनरी एंड द एंजाइम। कौन कौन सी मशीनरी है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं रेप्लिकेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इन द लिविंग सेल, किसी भी लिविंग सेल की बात की, जैसे ई कोलाई की बात की गई है। अच्छा, कभी ये मन में नहीं ख्याल आता कि क्यों बैक्टीरिया पे सारे एक्सपेरिमेंट होते, क्यों नहीं ह्यूमन पे होते। इसलिए होते हैं बैक्टीरिया पे। पहली बात तो बैक्टीरिया मर भी जाएगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए होते हैं जैसे बैक्टीरिया पे या फिर प्रोकैरियोट्स पे, ताकि इनको कल्चर इनको कराना जल्दी, बहुत बोल सकते हैं बहुत इजी होता है। ये लैब में हो जाते हैं। ठीक है, कोई सिंथेटिक मीडियम दे दो, उस पर ग्रो कर जाएंगे, जल्दी जल्दी अपने प्रोजेनी बढ़ाएंगे, मीन्स जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करेंगे या सेल डिवीजन करेंगे। इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है, तो हम जल्दी जल्दी इस पर रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, इसलिए इस पर किया जाता है। अगर म्यूटेशन देखना है, कुछ देखना है, तो इनमें देखते हैं, क्योंकि जल्दी जिनका लाइफ स्पैन जितना कम रहेगा वो जल्दी जल्दी इवॉल्व होंगे। अब जिनका ज़्यादा होगा, ह्यूमन की बात करें तो एवरेज कोई भी इंसान 70 साल, 60, 70 साल, 80 साल तो जी ले रहा है। लेकिन बैक्टीरिया, तुम्हें क्या लग रहा है 70 साल जिएगा? नहीं, कुछ होंगे आर के बैक्टीरिया, उसको छोड़ दो, बट ई कोलाई की बात कर रही हूँ, ये थोड़े कम टाइम तक ही जिएंगे, तो इसलिए इनको क्या करते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द लिविंग सेल such as E. coli, the process of replication required a set of catalyst enzyme। ठीक है, कोई लिविंग सेल है या ई कोलाई को मान लेते हैं, हमने ई कोलाई लिया, बैक्टीरिया लिया, हमने देखा कि जो प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन है उसमें कैटलिस्ट की जरूरत है, एंजाइम की जरूरत है। अब ये कैटलिस्ट एंजाइम से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अगर रिएक्शन स्लो हो रहा है तो वहाँ पे बढ़ा देंगे, अगर रिएक्शन रोकना है तब भी इनका निगेटिव कैटलिस्ट बोल सकते हैं, या फिर ऐसा काम करते हैं। तो हमें जो कैटलिस्ट है ये हम लोग यहाँ पे एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे। The main enzyme is refers to the DNA dependent DNA polymerase since it uses the DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides। जो सबसे मेन एंजाइम होगा किसमें, रेप्लिकेशन में, वो कौन होगा, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इसका नाम ऐसा क्यों है, देखिए इस तरीके से डबल हेलिक्स रहेगा, इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा आगे चल के रेप्लिकेशन के लिए। हाफ जो होगा पेरेंटल आएगा, हाफ जो होगा न्यू सिंथेसिस वाला पार्ट आएगा डीएनए का। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए पे डिपेंड कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का मतलब दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या वो बनाता है, हम बोल सकते हैं ना, उसकी बोल सकते हैं उसका दूसरा वाला पार्ट उसको सिलता है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट मीन्स डीएनए पे डिपेंड होके डीएनए पॉलीमरेज करेगा, मीन्स कि डीएनए की जैसे दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको डीएनए ही क्या इस्तेमाल करना है, टेम्पलेट के फॉर्म में करना और डीएनए ही बनाना है, इसलिए एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, टेम्पलेट क्या है, डीएनए पे डिपेंड है कि डीएनए का अगर एडेनिन होगा तो जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड बना के थायमिन बनाना है, साइटोसिन तो बना नहीं सकते, ऐसा नहीं करना है। तो क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ये तीसरा वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, लेकिन थर्ड वाला ही क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। इसीलिए यहाँ पे जो डीएनए होंगे वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, और ये जो पॉलीमरेज है डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, ये क्या करेंगे, जो दूसरा वाला स्ट्रैंड जो नया वाला बनाएंगे इसको इससे जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने का काम करेंगे, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे ढेर सारे। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze the polymerization of a large number nucleotide in a very short time। ये जो एंजाइम होते हैं ना,
बड़े तेज होते हैं, तेज इन द सेंस कि मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी पॉलीमराइजेशन करते हैं, जल्दी जल्दी जोड़ते हैं। अगर ये स्ट्रैंड टूट गया तो इसका दूसरा स्ट्रैंड जल्दी जल्दी बना के आगे चल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। ढेर सारे नंबर का, ये भी नहीं कि 1 2 4 न्यूक्लियोटाइड्स बना, नहीं, हजारों न्यूक्लियोटाइड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में करते हैं और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स बना सकते हैं। अब देखते हैं ई कोलाई की बात करते हैं। द ई कोलाई दैट आर ओनली 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। यहाँ ई कोलाई की बात की गई है कि उसमें जो कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। मैंने कहा था अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पता चल जाएंगे, ठीक है, कि कितने उसमें न्यूक्लियोटाइड्स उसके डीएनए के स्ट्रैंड में हैं। लेकिन ये बेस पेयर है तो एक एक बेस को इस तरीके से लिया गया है, पेयरिंग के फॉर्म में। नाम से ही लग रहा बेस पेयर, मतलब बेस को गिना गया है पेयरिंग के फॉर्म में। पेयर जैसे हम रूम में 5 लोग हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं 5 न्यूक्लियोटाइड। अगर मान लीजिए 1 लोग और आगे, 6 लोग आगे रूम में, तो हम क्या बोलेंगे, 3 बेस पेयर हैं, या 3 लोग पेयरिंग में हैं, ठीक है, 3 इस तरीके से लिया गया। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स पता चल जाएंगे, टोटल नंबर। तो इससे हमें डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी। आगे चलते हैं। कंपेयर इट विद द ह्यूमन हुज डिप्लॉयड कंटेंट। ये 2n की बात किया है डिप्लॉयड कंटेंट की, जिसका 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है, ठीक है। अगर ई कोलाई की बात करेंगे तो कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर है। अगर हम डिप्लॉयड ह्यूमन की बात करते हैं जैसे हम लोग, ठीक है, तो इसमें 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट है। completes the process of replication within 18 minutes. That means the average rate of the polymerization has to approximately 2000 base pair per second. मतलब कि जो ई कोलाई है उसमें देखिए इतने सारे बेस पेयर पाए जाते हैं, मतलब उसका एक डीएनए अगर देखा जाए, एक सेल का डीएनए देखा गया है, क्योंकि पहली बात ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक ही डीएनए होता है, न्यूक्लियस भी अच्छे से नहीं बने हैं, ठीक है। तो उसमें उसके डीएनए में अगर देखा जाए तो कितने बेस पेयर है, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर है। वो हर एवरेज 18 मिनट में ही क्या करती है, अपने एक डीएनए से दूसरा, दूसरे से चौथा, मतलब उसका जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें ये भी हम बोल सकते हैं कि हम एवरेज जो रेट है पॉलीमराइजेशन का, कि जो इतना जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन हो रहा है या पॉलीमराइजेशन हो रहा है कि उसका इस तरीके से डीएनए होगा कि ये टूट रहा है, एक स्ट्रैंड यहाँ एक स्ट्रैंड यहाँ, तो जल्दी जल्दी इसको कोई तो आ रहा है सिलने, कोई तो आ रहा है दूसरे स्ट्रैंड बनाने में। पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है आ रहा है ना यहाँ पे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ काम करने, तो उसका जो हम बोल सकते हैं हर एक सेकंड में वो 2000 बेस पेयर को जोड़ते हुए जा रहा है, मतलब इतना स्पीड में काम कर रहा है जो डीएनए पॉलीमरेज है कि हर एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को जोड़ रहा है, मीन्स पॉलीमराइजेशन कर रहा है। आगे चलते हैं। Not only do these polymerization have to be fast, but they have to be catalyze the reaction with high degree of accuracy. ना कि ये जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज कि तेज तेज काम कर रहे, इसके अलावा जो काम कर रहे हैं एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं, इनमें कोई गलती नहीं हो रही है। मीन्स अगर ये 2000 बेस पेयर ई कोलाई में 1 सेकंड में जोड़ रहे हैं तो हाँ वो जोड़ रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन वो बहुत करेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बेस पेयर इधर उधर करते, नहीं, बहुत एक्यूरेटली जोड़ रहे हैं, मीन्स उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। आगे देखते हैं। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू द म्यूटेशन। अगर कोई भी मिस्टेक हो गई रेप्लिकेशन के टाइम तो ये म्यूटेशन कॉज कर देगी। कैसे, जैसे हमने सेंट्रोटोगो में पढ़ा था, डीएनए हो आरएनए हो, इन दोनों के पास क्या है, कैपेबिलिटी है कि रेप्लिकेट कर सके, डीएनए से डीएनए बन सकता, आरएनए से आरएनए बन सकता। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। और जब प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस करती है ट्रेड्स को, ठीक है, कैरेक्टर्स को दिखाती है। तो अगर कोई गड़बड़ी हो गई है रेप्लिकेशन के टाइम, जब डीएनए ने डीएनए को बनाया उस टाइम में कोई बेस पेयर इधर उधर हो गया, तो जब यहाँ पे आरएनए बनेगा तो ये भी गड़बड़ी बनेगा, क्योंकि जो इसका स्ट्रैंड होगा यही तो आरएनए को बनाएगा, इसके ही कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। बस यहाँ पे क्या होगा, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा इसके स्ट्रैंड में, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन भी गलत बन गया। अब ट्रांसलेशन में क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, जब इसमें गड़बड़ी हो गई तो प्रोटीन भी गलत बनेगी, तो ट्रेड भी क्या होंगे, एकदम गड़बड़ वाले एक्सप्रेस होंगे। तो म्यूटेशन तभी होगा जब बेस पेयर में थोड़ी सी बोल सकते हैं एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से आरएनए बनेंगे, आरएनए से जब प्रोटीन बन गए तो वो सारे कैरेक्टर क्या होंगे, एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो ये बोल सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ई कोलाई में, 2000 बेस पेयर को 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड हुआ नहीं, उसने इतना तेज रफ्तार में काम करके जोड़ दिया, पॉलीमराइजेशन कर दिया। मतलब 1 सेकेंड अगर आप ऐसे पलक भी झपकाएंगे ना तो 1 सेकेंड हो जाएगा। सोचो कितना तेज काम कर रहा है, लेकिन कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं, फर्दर मोर एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो रेप्लिकेशन है ना, इसमें एनर्जी लगता है, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मीन्स यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट सर्व अ डुअल पर्पस। यहाँ पे क्या है, डीएनटीपीज की बात की गई है, डीएनटीपीज की। यहाँ पे क्या काम करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, नाम से लग रहा है कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स हैं, मतलब कि इनका जो राइबोस शुगर है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, मीन्स सेकेंड पोजीशन पे जो सेकेंड कार्बन है उनके पास OH ग्रुप नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड्स है, मीन्स नाइट्रोजन बेस हैं। और कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोस शुगर जुड़ा हुआ है। ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या होगा, इनके पास 3 फॉस्फेट के ग्रुप होंगे। हम जानते हैं जब फॉस्फेट तोड़ते हैं तो एनर्जी मिलती है, इसीलिए ये क्या करेंगे, 2 तरीके के काम करेंगे। अब देखिए इनका काम क्या है। पहला, in addition to acting as a substrate, they provide energy for polymerization reaction. The 2 terminal phosphate in the deoxynucleoside triphosphate are the high energy phosphate and same in case of ATP. यहाँ पे क्या होगा, इनका 2 काम है। पहला क्या है, सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। दूसरा काम ये है कि जो इनके पास 3 फॉस्फेट है, इनमें 2 फॉस्फेट जो होंगे वो साइड साइड पे लगे होंगे। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, उसके साइड साइड में क्या होंगे, 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे होंगे, जिसको ब्रेक करेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो इससे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, ऐसे जैसे कि ATP बनते समय होता है, ठीक है। In addition to DNA-dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. जो DNA-dependent DNA polymerase है, ये तो बात का काम है। पहले तो हमें DNA तोड़ना पड़ेगा, इस तरीके के होते हैं, मीन्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, खूब ज़्यादा उसमें बोल सकते हैं कि गुथे हुए होते हैं, जैसे चोटी गुथी होती है ना लड़कियों की, वैसे ही हमारा जो DNA वो हाईली क्वाइल्ड है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अलग तो करना पड़ेगा, जो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाइट्रोजन बेस के बीच में, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ज़्यादा तोड़ने की वजह से ऊपर टेंशन तो नहीं क्रिएट हो रहा है, उसको भी रोकना है। फिर जाके हम जब 2 स्ट्रैंड को अलग कर लेंगे पूरी तरीके से, तब तो हम जाके नया स्ट्रैंड सिंथेसिस करेंगे, तो हमें और भी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तभी तो इतना ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है, ये बात का काम है, मीन्स इसका काम सिलने वाला है, ठीक है। पहले तो कोई आके इन दोनों स्ट्रैंड को अलग करेगा, मीन्स जो पेरेंटल DNA इनको पहले आके कोई तोड़ेगा, कोई एंजाइम तो आएगा जो इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ेगा, जो टेंशन क्रिएट होगा उसको भी मैनेज कोई करेगा। इसके बाद कोई प्राइमर आएगा, ठीक है। तुरंत नहीं आके ये DNA पॉलीमरेज आके तुरंत नहीं जोड़ेगा, एक प्राइमर होना चाहिए जिसकी हेल्प से वो जोड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, for a long DNA molecule, since the 2 strand of DNA cannot separated in a sure length due to very high energy requirement, the replication occur within the small opening of the DNA helix refers to as replication fork. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो DNA के मॉलिक्यूल है ना, उनका जो लेंथ है कितना है, 2.2 मीटर। अगर हम टिपिकली एक ह्यूमन या मैमल की बात करते हैं, ठीक है, जो अगर हमारे जो सेल हैं उनमें अगर हम DNA को एक्सट्रैक्ट करें तो उसका लेंथ कितना होगा, 2.2 मीटर होगा। सोचो कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, और दोनों जो स्ट्रैंड होंगे ना वो सुपर क्वाइल एकदम गुत्थे होंगे, तभी तो इतने छोटे से जो सेल हमें नहीं दिख रहा आँख से, उनमें क्या है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो DNA को हमको सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम उसको तुरंत सेपरेट कर लेंगे, हमें एक छोटा सा ओपनिंग चाहिए, ठीक है। वो ओपनिंग कहाँ से मिलेगा, वो ओपनिंग मिलेगा किसी एंजाइम की हेल्प से, कोई आके उसको थोड़ा ओपन करेगा, तब जाके रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इस तरीके का मान लीजिए DNA इस तरीके का है, तो मान लीजिए यहाँ पे हल्का सा ओपनिंग हो गई इस जगह से, तो इसी को बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क, कि जहाँ से थोड़ा सा जगह मिला ताकि वहाँ से क्या हो, कटिंग हो ऊपर जाके, और फिर वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है। The DNA-dependent DNA polymerase catalyze the polymerization only in one direction, that is 5 prime to 3 prime. जो सबसे खास बात है किसके, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम की, कि ये क्या, जब ये पॉलीमराइजेशन करेगा, मीन्स जब एक स्ट्रैंड है उसका दूसरे स्ट्रैंड की जब बनाएगा, ठीक है, तो इसकी खास बात यही है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा। मतलब कि जो ये सिंथेसिस करेगा, जो ये नया वाला जो बोल सकते हैं जो डॉटेड DNA बनाएगा ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम बनाएगा ये। इसका मतलब कि जो टेम्पलेट होना चाहिए या फिर जो पेरेंटल DNA का जो पार्ट होना चाहिए एक स्ट्रैंड, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, तभी तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा। इस तरीके से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन इसका हमेशा फिक्स रहेगा कि 5 से 3 ही बनाएगा, 3 से 5 कभी नहीं आएगा, चाहे टेम्पलेट 5 से 3 ही क्यों ना हो। वहाँ पे भी देखा जाएगा अभी क्या होता है, लेकिन ये जब भी सिंथेसिस करेगा या पॉलीमराइजेशन कराएगा नया DNA का, यहाँ पे कहाँ से करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेटिंग फॉर्क।
अब ऐसा क्यों कहा गया है कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे? हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए वो डबल हेलिक्स है, मीन्स इस तरीके का होगा। मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा 3 टू 5 होगा। लेकिन जब इनको तोड़ दिया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, अब इनका जो नया वाला पार्ट बनेगा या पॉलीमराइजेशन जब होगा, किससे होगा? डीएनए पॉलीमरेज से होगा। तो वो हमेशा पॉलीमराइजेशन एक ही प्राइम से करेगा, हमेशा कहाँ से करेगा? 5 टू 3, 3 टू 5 नहीं होगा, 5 टू 3 होगा। तो एक स्टैंड में तो आराम से हो गया, 5 टू 3 बन जाएगा इस वाले में, देखिए। लेकिन जो 3 टू 5 होगा इसके लिए क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगी। इसके लिए यहाँ से 5 टू 3। हम ये भी जानते हैं कि डीएनए के पूरे पार्ट्स में रेप्लिकेशन नहीं होता, जितना पार्ट खुला होता है, या बोल सकते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जितना खुला होता है वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम टर्मिनल वाले पे जाके वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाले स्ट्रक्चर देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर में क्या है कि ये 2 स्ट्रैंड होंगे डीएनए के, इसको खोल दिया गया है, सुपर कॉइल से सिंगल सिंगल कर दिया गया है। 5 टू 3 प्राइम हो गया, ठीक है, या 3 टू 5। मैं यहाँ से चलिए देखती हूँ, 3 टू 5 प्राइम है, यहाँ से 5 टू 3, ठीक है। ये जो है कहीं ना कहीं एकदम पूरा डीएनए ओपन नहीं हुआ है, थोड़ा सा यहाँ ओपन हो गया है नीचे ही। अब यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता होता ऊपर पहुंच जाएगा। ये देखिए 3 टू 5 है, ये टेम्पलेट है, ठीक है, किसका? ये बोल सकते हैं पेरेंटल डीएनए। जो नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज से, वो हमेशा 5 टू 3 प्राइम होगा, 5 टू 3 प्राइम होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ तो 5 टू 3 एकदम सीधे चला जा रहा है। अब इसके लिए यहाँ से थोड़ी ना स्टार्ट होगा 5 टू 3, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी सी जगह है, वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। तो हम टर्मिनल में कैसे जा सकते हैं? जब पूरा खुला होता डीएनए, पूरी तरीके से अलग हो गया होता है स्ट्रैंड, तो पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पे आपको छोटे से स्पेस से काम करना है, टर्मिनल तो सेम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ से इतना ही खुला है डीएनए, इतना ही अनवाइंडिंग है, मीन्स इतना ही उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटा है नाइट्रोजनस बेस के बीच में। तो यहाँ 5 टू 3 इस तरीके से चलेगा। मीन्स यहाँ पे आपको फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे, इसी को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ इतना बन गया, फिर यहाँ स्टार्ट हो गया, इतना बना, फिर इतना, कि जो एक स्टैंड है, ठीक है, टेम्पलेट का, जो उसका दूसरा वाला पार्ट बनेगा, जो न्यू सिंथेसिस स्टैंड होगा, एक कंटिन्यूअस हो रहा है, दूसरा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस है और ये वाला डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो डीएनए है, यहाँ पे दोनों इसका स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा। मिस पेरेंटल डीएनए जो है, इसका दोनों स्ट्रैंड काम करेगा, दोनों नया नया सिंथेसिस करेगा स्ट्रैंड। एक तो 3 टू 5 प्राइम है, टेम्पलेट का ये है, जो रेड वाला है नया सिंथेसिस हो रहा है, ये बोल सकते हैं पेरेंटल डीएनए, ये बोल सकते हैं डॉटर डीएनए। ये तो इजीली हो रहा है, 5 टू 3 एकदम ऐसे बनता वो बिंदास चला जाएगा, इसे कोई रोक टोक नहीं है, आराम से चला जाएगा। लेकिन जो 5 टू 3 वाला स्टैंड है, टेम्पलेट की बात कर रही हूँ, पेरेंटल डीएनए की बात कर रही हूँ, लेकिन सिंथेसिस क्या होगा? 5 टू 3 इसका भी होगा। तो हम जानते हैं पोलैरिटी क्या होती है? अपोजिट होती है, मीन्स एंटी पैरेलल होते हैं दोनों ही स्टैंड डीएनए के। तो ये क्या होगा? ऊपर से नीचे आएगा, जितना पार्ट खुला है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फ्लॉक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है? Consequently, one strand template with polarity 3 prime to 5 prime, the replication is continuous, while on the other, the template with the polarity 5 prime to 3 prime is discontinuous। देखिए लिखा गया है कि एक ऐसा टेम्पलेट जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसकी सिंथेसिस क्या हो रही? कंटिन्यूअसली हो रही है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, वो आराम से आज़ादी से अपना रेप्लिकेशन कर रहा है। लेकिन जिसका टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है इसका डीएनए का, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है कि द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस फ्रैगमेंट आर लेटर ज्वाइन बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब यहाँ कोई तो आएगा, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बने हैं, ओकाज़ाकी जो फ्रैगमेंट्स बने हैं, उनको तो कोई जोड़ेगा, तभी तो एक पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक स्टैंड ऐसे रहेगा, दूसरा इस तरीके से नहीं, इनको भी तो कोई आएगा जोड़ने। जैसे कपड़ा फट जाता है कभी, तो क्या करते हैं हम? उसको सिलाई करते हैं, टेलर के पास लेके जाते हैं। लेकिन अगर छोटा सा अगर होल होता है तो हम मशीन से नहीं सिल सकते ना, हम सुई धागे से खुद ही सिलने लगते हैं या सिलवा लेते हैं किसी से। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो काम था डीएनए पॉलीमरेज का जोड़ने वाला, उसने तो किया खुशी खुशी, लेकिन जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो गए जो उसके उसके हिसाब से नहीं हो पाएगा, उसके बस का नहीं वो काम करना, तो अब कौन आएगा? डीएनए लाइगेज आएंगे। लाइगेज का काम ही क्या है कि 2 फ्रैगमेंट्स को जोड़ देना, उसका काम ही यही है कि दोनों में क्या करना है? जुड़ाव करना है, फेविकोल की तरह काम करेगा। तो अब यही जो डीएनए लाइगेज होंगे, जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है ना, इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे आगे। तब जाके पूरा जब डीएनए का स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से एक नया डीएनए पूरा कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। जो डीएनए पॉलीमरेज है, मैंने बोला था ना कि
सारा काम जब हो जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज जो है तुरंत आके नहीं जोड़ पाएगा, उसे एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो आरएनए प्राइमर होगा, वो आरएनए से लिया गया होगा, तो वो तुरंत नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ये 2 स्ट्रैंड अलग हो गए तो ये तुरंत सिंथेसिस नहीं किया होगा, यहाँ पे एक प्राइमर लगा होगा। जब ये प्राइमर यहाँ लगा होगा, इसके बाद उसकी हेल्प से ये आगे गया सिंथेसिस करने। तो यहाँ पे यही लिखा गया कि जो डीएनए पॉलीमरेज है खुद से शुरुआत नहीं कर सकते हैं रेप्लिकेशन होना मिस डीएनए का। आल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस ऑफ डीएनए। और ये भी खास बात है, कहीं ऐसा नहीं है कि डीएनए है तो कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दो, ये भी बात नहीं, गलत है ये। अगर कहीं से भी स्टार्ट हो जाता तो ये फ्रैगमेंट ही क्यों बनते हैं, क्यों नहीं ये ऊपर से इधर से आ जाता। कोई बात नहीं है कि इधर से बन रहा है एक स्टैंड, एक दूसरा इधर से हो जाता, ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये फ्रैगमेंट भी नहीं बनते। लेकिन नहीं, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि जो रेप्लिकेशन होगा ना कहीं से रेंडमली नहीं होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रेप्लिकेशन होगा। मीन्स कि जो नया स्टैंड बनेगा, जो पॉलीमराइजेशन होगा वो 5 टू 3 होगा, ऐसा नहीं होगा। और जितना पार्ट खुला है ना वहीं से शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 टू 3 प्राइम यहाँ से सिंथेसिस का काम हो रहा है तो यहाँ से 5 टू 3 प्राइम चलना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जितना पार्ट खुला है ना वहीं से स्टार्ट होगा, मिस रेप्लिकेटिंग फ्रॉग से स्टार्ट होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ऑरिजिनेट। ठीक है, जैसा कि हम ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ई कोलाई में क्या होता है, उनका जो प्लाज्मिड है, ठीक है, उस पर भी क्या होते हैं कि एक अलग जगह होती है, एक अलग ओरिजिनल पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी रेप्लिकेशन, नहीं, एक उसकी साइट होती है, एक जगह होती है। जैसे किसी का घर है, 4 बोल सकते हैं 4 फ्लोर का है, लेकिन कहीं तो एक मेन गेट होगा जिससे हम एंट्री कर सकते हैं, और भी गेट हो सकते हैं घर में, लेकिन एक तो मेन गेट होगा जिससे हम एंट्री कर लें अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं प्लाज्मिड जो है या ई कोलाई के जो भी डीएनए हैं उनमें क्या होता है कि स्पेसिफिक पॉइंट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कहीं से रेंडमली डीएनए तो कहीं से भी रेप्लिकेशन हो जाए, प्लाज्मिड है तो कहीं से ही रेप्लिकेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सच रीजन आर टर्म एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस जगह को, अगर ई कोलाई की बात करें या बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उस जगह को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो जगह है, यहीं से ओरिजिन होता है, शुरुआत होती है किसकी, रेप्लिकेशन की होती है। इट इज because of the requirement of the origin of the replication that a piece of DNA if needed to be propagate during the recombinant DNA procedure required a vector। ठीक है, जब हमें origin of replication के काम कहाँ पड़ता है, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, जब हम लोग वेक्टर बनाते हैं कि एक अपना एलियन डीएनए ले लिए या फॉरेन डीएनए जो हमें पसंद है, जिसका हमको क्या कराना है, रेप्लिकेशन कराना है, जिसका हमको ढेर सारी कॉपीज चाहिए है। ठीक है, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है तो हम इसको उस जगह पे ही जोड़ते हैं जहाँ पे उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। जितनी बार ये अपना क्या करेगा, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा, उतनी बार अगर हमारा एलियन जीन या डिजायरेबल जीन वहाँ जुड़ा है तो ये भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। लेकिन ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास जुड़ा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी जोड़ दें, कहीं भी जोड़ेंगे तो रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसीलिए स्पेसिफिक पॉइंट है क्योंकि वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम क्या बना पाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। द वेक्टर्स प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो वेक्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर कौन हो सकते हैं, प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं। वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई पार्ट जो क्या करे, यहाँ पे दूसरा हमने अपना डिजायरेबल जीन, एलियन जीन यहाँ पे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, जो अपना तो कर ही रहा है। अगर इसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे किसी और का जीन है या कोई एलियन जीन है, फॉरेन जीन आके यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो वो भी रेप्लिकेट करेगा, तो ये वेक्टर की तरह काम करेगा। फिर इसको हम कहीं ट्रांसफर कर दिए ई कोलाई की बॉडी में। जब जितनी बार ई कोलाई अपना सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, उतनी बार हमारा जो रेप्लिकेशन हुआ है, जो डीएनए जो जीन हमारा फॉरेन जीन उसके बॉडी में गया, वो भी रेप्लिकेट करेगा। तो ये बोल सकते हैं कि वेक्टर प्रोवाइड क्या करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किसको प्रोवाइड करता है, जो हमारा डिजायरेबल जीन है, जो हमने बाहर से दिया है जीन, उसमें करता है। ये सारे जो पार्ट्स है ना बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं। आगे चलते हैं। फर्दर नॉट एवरी डिटेल रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। जब तक पूरी तरीके से डिटेल नहीं पता चल जाएगा आपको, तब तक आपको रेप्लिकेशन नहीं समझ में आएगा। अभी मैं आपको इसको एक्सपेरिमेंटली भी बताऊंगी। In eukaryotes, the replication of the DNA take place at the S phase of the cell cycle. यूकैरियोट्स की बात की जाए, यूकैरियोट्स में कौन होंगे, प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ये चारों क्या हैं, यूकैरियोट्स है। बस मोनेरा वाले जो किंगडम होंगे जिसमें बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। बेचारे थोड़ी गरीब हैं ये। ठीक है, तो क्या होगा, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो एस फेज में होगा, सेल साइकिल की। एस फेज कहाँ आता है, इंटरफेज में आता है। ठीक है, जिसमें G1 S, इसके बाद कौन आएगा, G2 फेज आएगा, गैप 1, फिर सिंथेसिक फेज और G2 फेज। इस सब में प्रोटीन वगैरह बनती है, लेकिन जो S फेज होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है। यहाँ पे ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है।
ठीक है, यहाँ पे ही डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 2C रहा होगा, सपोज करिए, अमाउंट की बात की हूँ, क्रोमोसोम नंबर तीनों में ही सेम रहेंगे, लेकिन मैंने अमाउंट की बात किया है कि कितना अमाउंट है, तो यहाँ पे आएगा रेप्लिकेशन हो जाएगा तो 4C हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर थोड़ी ना बढ़ रहा है, यहाँ पे अमाउंट्स की बात हो रही है। जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है तो आप यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डीएनए से जब उसका दोनों स्ट्रैंड काम कर रहा है कैसे टेम्पलेट की तरह, तो वो 2 डीएनए और बना रहे हैं, मीन्स 1 से 2 बन रहे हैं, मीन्स उसका अमाउंट बढ़ रहा है, 1 से 2 बन रहे हैं, तो इसका मतलब 2C था, एस फेज में उसका रेप्लिकेशन हुआ तो 4C हो गए, और यही 4C आगे भी चलते जाएंगे। सिर्फ इंटरफेज में होता है, वो भी एस फेज में होता है रेप्लिकेशन। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड द सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, जो रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का और जो सेल डिवीजन हो रहा है, ये दोनों क्या होंगे, हाईली कोऑर्डिनेटेड होंगे, में जुड़े होंगे। अगर कोई सेल 1 से 2 में बदल रहा है, मीन्स 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो पहले क्या होना चाहिए, जो डीएनए यहाँ पे अमाउंट तो उसका दुगना होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 2C है सपोज करिए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें C चला गया, हाफ तो नहीं हो सकता, ये इसको अपना बढ़ाना पड़ेगा, अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जो इंटरफेज होगा उसमें क्या होता है, एस फेज में बात की जा रही है। यहाँ पे जो डीएनए है, क्रोमोसोम नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा, सेल डिवीजन के पहले की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो एस फेज में क्या हो जाएगा, डीएनए का डबल हो जाएगा। जब सेल डिवाइड होगा तो हाफ हाफ अमाउंट चला जाएगा दोनों ही सेल में इक्वली। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है, ए फेलियर इन द सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन द पॉलीपोलाइडी क्रोमोसोमल एनोमली। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि जो फेलियर हो गया, अगर सेल डिवीजन के टाइम फेलियर किस में हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन में, मीन्स डीएनए रेप्लिकेट तो कर लिया लेकिन सेल डिवीजन सही से हो नहीं पाया, 1 सेल से 2 नहीं बन पाए, लेकिन उसने अमाउंट तो अपना बढ़ा लिया। मीन्स पहले इंटरफेज आया होगा, फिर माइटोसिस और मियोसिस आएगा, जो भी करना होगा सेल को आगे करना होगा। ठीक है, उसने अपना अमाउंट तो बढ़ा लिया बट सेल डिवाइड ही नहीं किया किसी रीजन के कारण, या कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक ही सेल में आपको 2 डीएनए देखने को मिलेंगे, तो इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, इसे बोलेंगे पॉलीपोलैरिटी। फिर आगे से क्या होगा, न्यूक्लियस में इसी तरीके से डिवीजन होगा, या बोल सकते हैं कैरोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पे सेल तो नहीं डिवाइड हुआ लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे डीएनए बनता जा रहा लेकिन सेल नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये पॉलीपोलैरिटी को शो करेगा। यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ द ओरिजिन एंड द प्रोसेस अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। किस तरीके से शुरुआत होती है, कैसे रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको एक्सपेरिमेंटली बता देती हूँ। जैसे मैं एक लेके आई हूँ धागा, ठीक है, इससे मैं डीएनए बनाऊंगी। जैसे ये 2 स्टैंड है ना, मैंने इसको 2 स्टैंड लिया है। अब पहले मैं इनिशियली कैसे होगा, हाईली कॉइल्ड होगा, तो अब मैं ये स्टार्ट करती हूँ बनाना, कैसे हाईली कॉइल्ड होते हैं, देखिए। ये देखिए इस तरीके से होगा डीएनए। आपको मैंने दिखा दिया कि 2 स्ट्रैंड है, लेकिन सेल के अंदर इतना हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में रहेगा। ठीक है, अब देखिए रेप्लिकेशन करना। अब रेप्लिकेशन के लिए जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होंगे वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। मान लीजिए एक जो होगा 5 to 3 प्राइम होगा, ये स्ट्रक्चर को भी देखते रहिए। एक देखिए अगर टेम्पलेट 3 to 5 प्राइम है तो दूसरा 5 to 3 होगा। तो ऐसे इसमें भी है, एक मान लीजिए 3 to 5 प्राइम है तो दूसरा जो होगा 5 to 3 प्राइम होगा। ठीक है, अब रेप्लिकेशन के लिए क्या होगा, पहले रेप्लिकेशन के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। दोनों एक साथ है, देखिए हाईली कॉइल्ड है। अब मुझे इसका रेप्लिकेशन कराना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। देखिए मैं क्या करूंगी, आपको कुछ दिखा कि मैं जब इस धागे को इस तरीके से तोड़ रही हूँ, मतलब इसको अलग कर रही हूँ, तो ऊपर क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। ये देखिए, ये ऐसे ही डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, यहाँ पे जब हेलिकेज, यहाँ पे जो एंजाइम होता है, दोनों के बीच में जो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो कौन एंजाइम आके तोड़ता है, हेलिकेज आते हैं। याद रखिए हेलिकेज आते हैं। हेलिकेज ही आके दोनों स्ट्रैंड को अलग जुदा कर देते एक दूसरे से। यहाँ की जो उनकी डबल बॉन्डिंग है उसको खत्म करते किसके, नाइट्रोजन बेस के बीच में। अब देखिए जैसे उसने आया, जुदा तो किया, ये देखिए एंजाइम हेलिकेज आया, उसने अलग किया अलग किया अलग किया। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो अलग कर रहा है तो ऊपर भी टेंशन क्रिएट हो जाएगा। इसको तो रिमूव करना है, इसको ऐसा नहीं करना है ना कि अगर ये ऐसे रहेगा तो आगे तो फिर रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। ये देखिए टाइटली होता जा रहा है और इतना टाइट हो गया। अब क्या होगा, इसको रोकने के लिए एक दूसरा एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं टोपो आइसोमेरेज, या फिर बोलते हैं उसका दूसरा नाम गाइरेज।
ठीक है। तो ये वहां पे काम करेगा जहां पे टेंशन क्रिएट होने की संभावना है या फिर टेंशन क्रिएट हो सकता है। उसका नाम है टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गाइरेज। ठीक है, ये भी एंजाइम है। ये क्या करेगा, वो जो टेंशन, जो नीचे जो हेलिकेज एंजाइम आके जो नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ रहा है, ऊपर ये जो टेंशन है ये क्रिएट ना हो पाए, तो वो क्या करेगा, टेंशन को रिमूव करेगा। ठीक है, वो यहाँ से टेंशन को रिमूव करेगा ताकि यहाँ पे लूज रहे और जल्दी जल्दी क्या करे, जो हेलिकेज है इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खत्म करे और यहाँ पे टेंशन ना क्रिएट हो पाए। ठीक है, और इजीली क्या हो सके, रेप्लिकेशन हो सके। मैंने ऐसा इसलिए बताया है क्योंकि इसमें मैं समझाती तो उतना सही नहीं समझ में आता, लेकिन इस धागे से मैंने आपको बताया है कि जब यहाँ पे अनवाइंडिंग होगा, मतलब कि इनके बीच का मैं स्ट्रैंड अलग कर रही हूँ, मैं तो अपने हाथों से कर रही हूँ, बट यहाँ पे एंजाइम आएगा जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज आके इनके बॉन्ड को कट 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 काटेगा, मिस कैची की हेल्प से काटेगा। ठीक है, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग करेगा, वो आगे चला जाएगा। लेकिन डीएनए स्ट्रैंड क्या होते हैं, एकदम हाईली कॉइल्ड होते हैं, गुथे होते हैं। मैंने कहा नहीं गुथे हुए थे, लेकिन जब देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ हाथ से, ये देखिए इस तरीके से कहीं तो आके यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, इसी टेंशन को क्रिएट नहीं होने देना है। तो इसकी जगह पे आएंगे टोपो आइसोमेरेज या फिर हम बोल सकते हैं गाइरेज एंजाइम, जो क्या करते हैं, टेंशन को रोकते हैं। ठीक है, ताकि इजिली हेलिकेज आगे काटता हुआ, मीन्स इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको रिमूव करता हुआ चला जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया रेप्लिकेशन का। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, इसको बोलते हैं फ्रॉकिंग, रेप्लिकेटिंग फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, यहीं से ओरिजिन होगी पॉलीमराइजेशन का, या बोल सकते हैं सिंथेसिस होने का नए स्ट्रैंड का। सबसे खास बात यहाँ पे होगा, सबसे अच्छा रोल किसका होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या बोल सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। ठीक है, तीसरे का ये क्या करेगा, ये सिंथेसिस तो करेगा दूसरा स्ट्रैंड, लेकिन इसकी एक खास बात है, इसकी भी एक जिद है कि मैं हमेशा 5 to 3 प्राइम ही सिंथेसिस करूंगा, मुझसे गलत काम मत करा लेना। मैं एक ही जगह से जाऊंगा, दोबारा किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाऊंगा, मतलब मैं 5 to 3 प्राइम ही जाऊंगा, दोबारा किसी दूसरे रास्ते से मत भेज देना मुझे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। तो ये भी सिंथेसिस जो नया स्ट्रैंड है उसको 5 to 3 प्राइम करेगा, ना कि 3 to 5 प्राइम। तो इसकी भी एक जिद है। तो आप याद रखिए, पहले 2 स्ट्रैंड होंगे डीएनए इस तरीके से, जैसे ये 2 स्ट्रैंड हैं, ये हाईली क्वाइल्ड होंगे, पूरे इस तरीके से एकदम हाईली क्वाइल्ड होंगे। ठीक है, सेल के अंदर। अब इनको भी तो अलग करना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, हेलिकेज एंजाइम आएंगे। हेलिकेज आएंगे, ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाइट्रोजन बेस के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्रीज के बीच में, उनको तोड़ेंगे। उसके साथ साथ इनके आएंगे टोपो आइसोमेरेज या फिर बोल सकते हैं गाइरेज। ठीक है, गाइरेज एंजाइम है, ये जो टेंशन ऊपर क्रिएट होगा ना टर्मिनल पे, उनको रोकेंगे। अगर टेंशन ज़्यादा हो गया तो आगे और भी इनके बीच में एकदम बोल सकते हैं ना, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जो हेलिकेज एंजाइम है उसको ना नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ने में डिफिकल्टीज आएगी, तो यहाँ पे टोपो आइसोमेरेज काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसने जगह बना लिया। अब रेप्लिकेशन स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से देखिए, अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से 5 प्राइम to 3 प्राइम यहाँ पे देखिए सिंथेसिस करता हुआ धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए टेम्पलेट का जो ब्लू वाले हैं कौन है, ये डीएनए के टेम्पलेट हैं। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब जो रेड वाले हैं, न्यू वाले हैं, डॉटर डीएनए सिंथेसिस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो 3 प्राइम to 5 प्राइम है, याद रखिए पेरेंट वाले का, पेरेंटल डीएनए का। ठीक है, इसके तो सिंथेसिस इजीली हो जाएगी क्योंकि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से 5 प्राइम to 3 प्राइम जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आई है दूसरे वाले स्ट्रैंड बनने में। देखिए, यहाँ जो पेरेंटल डीएनए 5 to 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है और उसकी भी जिद है डीएनए पॉलीमरेज की, हमको भी सिंथेसिस 5 to 3 करना है। और सबसे खास बात ये भी रेप्लिकेशन की है कि आप कहीं से भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि रेप्लिकेशन कहीं से भी कर लो, डीएनए में तो करना है। डीएनए में चाहे आगे से रेप्लिकेशन करो चाहे पीछे से करो, मीन्स चाहे इस पोलैरिटी से करो चाहे इस पोलैरिटी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है। ये तो डीएनए पॉलीमरेज तो बोल गया है कि मैं 5 to 3 जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, रेप्लिकेशन में ना एक ही जगह से अगर स्टार्टिंग हुई रेप्लिकेशन तो एक ही जगह से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप उसको 5 प्राइम to 3 प्राइम जाना तो यहाँ से स्टार्ट करें, नहीं। अगर उसने यहाँ पे किया है रेप्लिकेटिंग फॉर्क में तो यहीं से उसको रेप्लिकेशन करना 5 to 3 जाएगा। तो देखिए, जो ये बन रहा है, जो सिंथेसिस हो रहा है, मतलब नया वाला डॉटर डीएनए, ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो अब इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक स्टैंड इस तरीके से रहेगा, दूसरा इस तरीके से नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे चौथा एंजाइम आएगा। पहला हेलिकेज हो गया जो इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ेगा। दूसरा कौन आएगा, ट्रोपो आइसोमेरेज या गाइरेज आएगा, जो टेंशन को मतलब कंट्रोल करेगा, टेंशन क्रिएट नहीं होने देगा। ठीक है, डीएनए में। तीसरे आएंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या करेंगे,
पॉलीमराइजेशन करेंगे। चौथे जो आएंगे किस लिए आएंगे, इनका काम यहाँ पे है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जो है डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ काम है। लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ये आएंगे क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, इनको जोड़ने में हेल्प करेंगे। जब ये पूरी तरीके से जुड़ जाएगा तो डीएनए बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक स्ट्रैंड, ये तो इजीली बन रहा है, यहाँ पे कोई डीएनए लाइगेज वाइगेज की जरूरत नहीं है, ये अपना इजीली काम कर रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ पे 5 to 3 प्राइम किसका है, पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये भी 5 to 3 ही बन रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, और अभी डीएनए जो है ओपनिंग बस इतनी ही पार्ट की हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो जितना पार्ट ओपन होता है डीएनए का उतनी से ही रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से तो रेप्लिकेशन हुआ, बट यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए, उसके लिए आएगा डीएनए लाइगेज, जो क्या करेगा, इसको जोड़ेगा। इस वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीड कर रहा मतलब आगे है। ठीक है, और इस वाले स्ट्रैंड को बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, लैग हो रहा है। ठीक है, पीछे रह जा रहा है बेचारा। तो हम बोल सकते हैं जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है इसको हम बोल सकते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसका जो पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम होगा। ठीक है, और दोनों का 5 to 3 होगा, ऐसा नहीं है कि पॉलीमरेज इसमें तो नहीं, 5 to 3। याद रखने की चीज़ ये है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड का जो टेम्पलेट रहा होगा, पेरेंटल टेम्पलेट, उसका क्या पोलैरिटी होगा। मैंने क्वेश्चन क्या दिया है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है जो बन रहा है उसकी जो पेरेंटल डीएनए उसकी पोलैरिटी क्या है। हम तो हर बार जान रहे हैं कि जो सिंथेसिस होगा न्यूली वो 5 to 3 होगा, लेकिन यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड की बात की गई है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली क्या हो रहा है, सिंथेसिस कर रहा है स्ट्रैंड को। उसके पेरेंटल डीएनए का पोलैरिटी पूछा है उस स्ट्रैंड का, तो ये 3 to 5 है। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये वाला कौन है, लैगिंग स्ट्रैंड है। अब लैगिंग स्ट्रैंड का बताइए जो पेरेंटल डीएनए उसकी पोलैरिटी क्या है। हम तो ये हर बार जान रहे हैं कि 5 प्राइम to 3 प्राइम है, सिंथेसिस होगा नया वाला, लेकिन जिससे वो जो उसके लिए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है जो पेरेंटल डीएनए है उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि अगर लैगिंग स्ट्रैंड है जहाँ पे सही से नहीं बना, डिसकंटिन्यूअस है। लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, आराम से बनता हुआ जा रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके पेरेंटल डीएनए की पोलैरिटी क्या है, तो वो 3 to 5 प्राइम होगी। जो लैगिंग स्ट्रैंड है उनके पेरेंटल डीएनए की बोल सकते हैं पोलैरिटी क्या होगी, वो 5 to 3 प्राइम है। नहीं याद हो रहा है तो ट्रिक बता रही हूँ कि 5 to 3 प्राइम याद रख लेना, लैग कर रहा है बेचारा, कमज़ोर है, कोई तो साथ दे दे। साथ देने वाले तो लाइगेज हैं, आके जोड़ रहे हैं, लेकिन कोई तो और साथ दे दे, पीछे से बैकबोन तो बन जाए कोई। तो 5 to 3 प्राइम कौन आ गया, ये पेरेंटल डीएनए आ गया। ठीक है, तो जो पेरेंटल डीएनए है इनकी भी 5 to 3 प्राइम है। हम तो जानते हैं जो नया डीएनए सिंथेसिस होगा मतलब जो रेप्लिकेशन करेगा 5 to 3 प्राइम होगा, चाहे इधर से करे चाहे उधर से करे 5 to 3 प्राइम करेगा। उसने तो कसम खा ली है डीएनए पॉलीमरेज की, मैं करूंगा तो 5 to 3 ही प्राइम जाऊंगा, मैं 3 to 5 प्राइम वापस नहीं आऊंगा। उसने तो कसम खा ली है, चाहे लीडिंग स्ट्रैंड बनाए चाहे लैगिंग बनाए, ये तो कन्फर्म है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है पेरेंटल डीएनए का कैसे स्ट्रैंड होंगे, लैगिंग में और लीडिंग में। लैगिंग में क्या होगा, 5 to 3 प्राइम होगा। ठीक है, जो सेम होगा, बोल सकते हैं कि जो न्यूली सिंथेसिस, जो नया सिंथेसिस हुआ है, लैगिंग स्ट्रैंड जो बना है, उनके जो पेरेंटल डीएनए का जो स्ट्रैंड या बोल सकते हैं पोलैरिटी जो है 5 to 3 होगी, मीन्स कि दोनों का सेम होगा। ठीक है, जो लैगिंग वाले स्ट्रैंड हैं जो लैग कर रहे बेचारे, डिसकंटिन्यूअस है, उनको तो कहीं से सपोर्ट मिल जाए, तो इनके जो पेरेंटल डीएनए बोले कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं 5 to 3 ही प्राइम चलूंगा। ठीक है, तुमको इतना कष्ट मिल रहा है तो मेरी वजह से मिल रहा है, मैं भी थोड़ा सह लेता हूँ, तो 5 to 3 प्राइम चलेंगे। लेकिन जो बोल सकते हैं लीडिंग स्ट्रैंड है ये 3 to 5 प्राइम होंगे, मतलब कि अपोजिट होंगे। ठीक, चलिए एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ रेप्लिकेशन को। देखिए क्या होगा, 3 to 5 प्राइम है, 5 to 3, ये हम जानते हैं कि ये पेरेंटल डीएनए का पोलैरिटीज है, अपोजिट होंगे। अगर 3 to 5 है दूसरा 5 to 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला एंजाइम कौन आएगा, हेलिकेज आएगा। ठीक है, हेलिकेज, हेलिकेज क्या करे, इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खटाखट अलग करेगा, तोड़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन आएगा, ट्रोपोआइसोमेरेज या फिर हम बोल सकते हैं गाइरेज। ये क्या करेगा, जो ऊपर टेंशन क्रिएट होगा उसको रिमूव करेगा, उसको खत्म करेगा। टेंशन अगर क्रिएट हो जाएगा तो फिर जो हेलिकेज है उसको दिक्कत होगी क्या करने में, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनको तोड़ने में। ठीक, फिर तीसरे कौन आएंगे, तीसरे जो एंजाइम है उनका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ये आएंगे, ये भी काम तो करते हैं बट इनको थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है।
मतलब कि ये काम बहुत अच्छे से करेंगे, मीन्स पॉलीमराइजेशन करा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनको भी एक इनिशिएटर की ज़रूरत है। तो इनिशिएटर के रूप में प्राइमेज आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगेंगे, जहाँ से रेप्लिकेशन या बोल सकते हैं जो नई न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड जहाँ से रेप्लिकेट करना स्टार्ट होगा या बनना स्टार्ट होगा, वहीं से प्राइमर लगेंगे। तो प्राइमर यहाँ लगेंगे 5 to 3 प्राइम इस तरीके से जाएगा। यहाँ प्राइमर दूसरे वाले स्टैंड पे लगेंगे, यहाँ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक तो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस कर रहा है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसका पेरेंटल डीएनए का पोलैरिटी है 3 to 5 प्राइम है। एक दूसरा है, बोल सकते हैं लैगिंग स्ट्रैंड है, जो 5 to 3 प्राइम तो कर रहा है, बट इसमें क्या है, ओकाज आके फ्रैगमेंट बन रहे हैं, बीच बीच में फ्रैगमेंट इस तरीके से सिंथेसिस हो रही है। इसको जोड़ने के लिए कौन आएगा, दूसरा एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये क्या करेगा, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट है इनको जोड़ेगा। और जो हम बोल सकते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इनके जो पेरेंटल डीएनए का जो बोल सकते हैं स्ट्रैंड है, उसकी जो पोलैरिटी है वो 5 to 3 है। तो याद रखिएगा कि जब कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी उसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है, वो इजीली हो रहा है। उसके जो पेरेंटल डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा 3 to 5 होगा। लेकिन जो लैगिंग वाला होगा उनके फ्रैगमेंट्स बनेंगे, यहाँ पे डीएनए लाइगेज की हेल्प से इनको जोड़ा जाएगा। इनके जो पेरेंटल डीएनए का पोलैरिटी जो होगी वो 5 to 3 होगी। मतलब कि जो हम बोल सकते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के जो पेरेंटल डीएनए हो या न्यूली सिंथेसिस जो बन रहा है, इन दोनों की पोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी, 5 प्राइम to 3 प्राइम होगी। लेकिन जो कंटिन्यूअसली कर रहा है, जो मतलब लीड कर रहा आगे है, उसके जो पेरेंटल डीएनए होगी वो 3 to 5 उनकी पोलैरिटी होगी, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा खत्म हो गया है रेप्लिकेशन। अगर कहीं भी आपको किसी भी लाइन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया था। इसमें मैंने बोला था कि आप इसको घर पे अपने रूम पे एक बार देखिएगा। मैंने 60 मिनट तक बता दिया, यहाँ पे एक मैंने बताया था आप 80 मिनट का भी करके देखिए क्या आ रहा है, उनका रेशियो क्या परसेंटेज आ रहा है। अगर आपको किसी भी लाइन में कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। मैं न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास इसका पीडीएफ है। अगर जिसके पास नई एनसीईआरटी नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे इसका पीडीएफ उसको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।